अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि अभी इस लेक्चर में जितनी एंट्रीज पढ़ी हैं हमने यार, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कतई इंपॉर्टेंट है। वो कतई इंपॉर्टेंट का मतलब कि फर्स्ट टर्म जो तुम्हारा अभी होने वाला है, इस फर्स्ट टर्म में मिनिमम 6 से 8 मार्क का इन्हीं एंट्रीज में से आएगा। तो यार तुम सोचो कि कतई इंपॉर्टेंट मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसके रूल्स वगैरह तो सीख लिए, और कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज करके भी देख ली कि कैसे पास होती हैं। आज हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, स्पेसिफिक एंट्रीज देखेंगे जो कुछ एक्स्ट्रा होती हैं नॉर्मल के अलावा। जैसे सेल परचेज ये सब तो नॉर्मल हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो है स्पेशल केसेस। और ये सारे केसेस हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लाइन से पॉज करो, वीडियो देख लो आराम से कि कौन कौन से केसेस हैं, ये सारे केसेस कैसे होते हैं, क्या होता है इनका मतलब, और जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है, पूरा सीखेंगे। अगर किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखना जरूरी है यार, क्योंकि हम आगे एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं उसका, तो बेसिक आना चाहिए। बेसिक नहीं देखा तो लिंक है उसका, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो वो देखो और फिर कंटिन्यू करो। और अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली जो एंट्री हमारे पास है वो है बैड डेट्स की। अब ये बैड डेट्स क्या होते हैं? देखो, बैड डेट्स में एक वर्ड आता है बैड और डेट्स। ये जो डेट्स है ना, ये बना है डेटर्स से। तो सबसे पहले समझो कि डेटर्स क्या होते हैं। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिससे पैसा लेना रहता है बिजनेस को। एक एंट्री के थ्रू समझते हैं, जो अपने पहले वैसे भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिफ्रेश करने के लिए उसको देखते हैं। तो सेल्स जो होता है, हम जब सेल करते हैं कोई भी चीज बिजनेस में तो उसकी एंट्री करते हैं। अब जब सेल होता है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने कैश पे सेल किया है या तो आपने उधार पे सेल किया है। इसका मतलब आपसे कोई बंदा कोई चीज लेके गया, या तो उसने कैश दे दिया या तो बोला कि यार हम तुम्हें थोड़े टाइम बाद पैसा दे देंगे, फिलहाल हम चीज लेके जा रहे हैं। ठीक है, दोनों केसेस में एंट्री क्या होती है? जब कैश पे सेल होती है तो उसकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैसे? कैश आया, रियल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया। सेल्स हमारी इनकम है, नॉमिनल का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आती है ना ये बात समझ में? देखा ना वो वीडियो? बढ़िया बढ़िया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इसकी एंट्री हो गई। अब अगर बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो वहां पे सेल तो हमारी हुई, यानी टू सेल्स तो हम लिखेंगे, इनकम तो हमारी बन गई, लेकिन सामने वाले का नाम लिखते हैं हम क्योंकि उसने पैसा अभी तक नहीं दिया है। जैसे राजेश एक बंदा था जो हमसे वो सेल्स हो गई हमारी, हमसे गुड्स लेके गया, वो नाम था उस बंदे का राजेश, तो हम वहां पे लिखेंगे राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई बात समझ? तो यहाँ पे राजेश का नाम आ जाएगा, वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो डेटर समझ में आ गया, हम किसी को सेल कर रहे हैं, उस बंदे ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, वो हुआ हमारा डेटर। अब यहाँ पे आते हैं बैड डेट्स पे। तो बैड डेट्स यानी बैड डेटर्स। बैड डेटर्स कौन से होते हैं? गंदे डेटर कौन से होते हैं? जो पैसा ना दे। भाई तुमने चीज दी, बंदे ने खा लिया, पैसा ही नहीं दे रहा, तो वो हो गया बैड डेट। अब बिजनेस के टर्म्स में बैड डेट हमारा लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस होता है तो कौन सा रूल लगेगा? रूल लगेगा नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने बोला बैड डेट क्या है? लॉस है। लॉस है तो होगा डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब कौन नहीं दे रहा है पैसा? कोई डेटर आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो वो आ जाएगा उसका नाम। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि बैड डेट में दो चीजें होती हैं। मैंने तो पहले आपको बता दिया, उसने पैसा दिया ही नहीं, मतलब पूरा पैसा नहीं दिया। लेकिन कभी हो सकता है आपने उसको 100 रुपए की चीज सेल की है, तो वो 60 रुपए तो दे रहा है आपको, 40 रुपए नहीं दे रहा, तो वो दूसरा केस बन जाता है। पहला केस क्या था? उसने पैसा दिया ही नहीं, तो बैड डेट हो गया। बैड डेट अकाउंट डेबिट, लॉस है इसलिए डेबिट किया, टू डेटर। ठीक है, डेटर को हमको खत्म करना है तो हम टू डेटर मतलब टू राजेश लिखेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। आई बात समझ? अब ये राजेश क्या कर रहा है? हमको 60 रुपए दे रहा है, 40 रुपए नहीं दे रहा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी हमारा बैड डेट तो हुआ, लेकिन पूरा 100 रुपए का नहीं हुआ। हमने अगर 100 रुपए की सेल की थी तो 60 रुपए तो बंदा दे रहा है, 40 रुपए नहीं दे रहा है। तो इसमें यहाँ पे दो एंट्रीज होती हैं। एंट्री एक ही होती है, लेकिन डेबिट में दो अमाउंट्स आते हैं। कैसे? बैड डेट अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा 40 रुपए, क्योंकि लॉस हो गया। कैश आ रहा है 40 रुपए आपके पास, सॉरी 60 रुपए कैश आ रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 60 और टू डेटर 100, मतलब टू राजेश
100। बात समझ में आई? देखो क्या होता है, या तो पैसा पूरा मिलेगा या तो आधा मिलेगा या थोड़ा कम मिलेगा। अगर पूरा पैसा नहीं मिलता है तो आप तो सिर्फ एक एंट्री करो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम, हो गई खत्म। अगर थोड़ा सा पैसा वो देता है तो जितना पैसा उसने दिया वो कैश अकाउंट डेबिट, उतना कैश आया आपके पास। जो नहीं दिया वो लॉस हो गया तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राजेश। आई बात समझ? सिंपल था ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये तो पूरा पैसा किसी साल हमने, ये साल भर की एंट्री होती है। देखो बैड डेट हमेशा साल के एंड डेट पे देखते हैं हम कि कितने लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया, खा गए। आई बात समझ? तो साल भर तो वो बंदा दे सकता था, लेकिन 31 मार्च को जब हम बुक्स बना रहे हैं तभी भी पैसा नहीं आया तो हम उसको बैड डेट मान लेते हैं कि अब बंदा नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कि उस साल वो बुक खत्म हो गई और वो दूसरे साल 5 अप्रैल को आ गया पैसा देने, तो हमने तो पिछली बार उसको बैड डेट मान के लिख दिया बुक में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरी एंट्री आ जाती है बैड डेट्स रिकवर्ड। भाई पीछे तो लगेंगे ना सामने वाले के कि भाई तू पैसा खा गया, पैसा दे दे वापस। तो आप पीछे लगे सब सामने वाले के और सामने वाले ने पैसा एक्चुअली दे दिया आपको, लेकिन उस साल नहीं दिया, अगले साल दिया। तो अगले साल क्योंकि आप एक चीज को ऑलरेडी एक्सपेंस मान के, लॉस मान के डेबिट कर चुके थे, वो साल गया, वो बात गई। अब नया साल है, नए साल में अगर कोई बैड डेट मिलता है तो इसको आप कंसिडर करोगे इनकम, अपनी इनकम कंसिडर करोगे। ठीक है, नॉमिनल का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे अपन बैड डेट्स रिकवर्ड को। देखो टू बैड डेट्स रिकवर्ड लिखा नहीं मैंने, बताओ, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम हो गई। आई बात समझ? और आया क्या आपके पास? कैश ही आएगा ऑब्वियसली। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आई बात समझ में? सिंपल सी थी दोनों एंट्रीज। बैड डेट्स हो सकते हैं दो टाइप में, या तो पूरा का पूरा बैड डेट हो गया या तो पार्शियल बैड डेट हुआ, वो साल खत्म हो गया। नए साल में अगर पैसा मिल गया किसी भी बैड डेट का, नया साल मतलब कभी भी आगे फ्यूचर में पैसा मिल गया, उसको हम इनकम मान के क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। ये हो गई दो एंट्रीज। आगे बढ़ते हैं आप। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। तो देखो ड्राइंग्स क्या होता है, जब एक प्रोप्राइटर मतलब जो दुकानदार खुद है, अगर वो अपने खुद के चीज, घर के लिए कोई चीज ले रहा है ना दुकान से, तो उस चीज को बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब वो बेच रहा है तो सेल्स हो गई, लेकिन अगर खुद ही ले रहा है, खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब यहाँ पे है ड्राइंग ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी गुड वो अपने घर के लिए लेके गया। जैसे मोबाइल शॉप वाला बंदा है और उसने एक फोन उठा के अपने लिए रख लिया, मतलब वो खुद यूज कर रहा है, तो उस चीज को वो बोलेगा ड्राइंग्स। क्योंकि बुक्स में तो दिखाना पड़ेगा ना कैसे भी करके कि हाँ भाई परचेज हुआ था तो कम तो हुआ है, 10 मोबाइल के सेट्स परचेज हुए थे और सेल्स सिर्फ 9 की दिख रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बोलेगा भैया एक कहाँ गया। तो वहां पे आप उनको बताओगे कि एक जो था वो हमने खुद उठा लिया, और उसकी एंट्री आप बिजनेस में करोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्यों? देखो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ड्राइंग्स हो गया डेबिट। आई बात समझ? परचेसेस है, वो नीचे परचेज क्यों लिखा है? देखो नीचे गुड्स नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, मैंने परचेजेस लिखा। क्यों? क्योंकि देखो ये सेल नहीं है, लेकिन आपने जब खरीदी होंगी यही चीज है, तो आपने एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया और परचेसेस आपने किए थे, तो अभी आपको वो परचेसेस कम करने। अरे ये बात समझ में, इसलिए आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हो। अकाउंट्स में एक चीज याद रखना, कोई भी चीज डेबिट में है और उसको खत्म करना है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, उसको मिटा नहीं सकते आप। ओके, कोई भी बैलेंस डेबिट में है उसको खत्म करना है तो उसको क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। टू परचेसेस का मतलब हमारे यहाँ से परचेसेस जा रहे हैं, हमारे यहाँ से वो गुड जा रहा है, और वो सेल नहीं है। अगर सेल होता तो टू सेल्स लिखता, लेकिन क्योंकि वो बंदा खुद के लिए ले रहा है, लॉस हो रहा है उसको बिजनेस को, तो वो टू परचेसेस लिखेंगे अपन, ताकि वो परचेसेस का पैसा कम हो जाए। आई बात समझ में? तो पहली एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, जब बंदा अपना गुड्स खुद के काम के लिए, खुद के यूज के लिए लेके गया बिजनेस से। दूसरी एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी, किसी को फोन दान कर दिया बंदे ने, ठीक है, चैरिटी दे दिया। जैसे कोई सेलिब्रिटी था उसको दे दिया वो फोन ताकि वो पब्लिसिटी कर सके उस चीज की। हालांकि वो पब्लिसिटी तो डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल्स हो जाता है, चैरिटी यानी समझो किसी गरीब को दे दिया अपन ने फोन, तो वो होगा चैरिटी। और चैरिटी भी एक तरीके का खर्चा है बिजनेस के लिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो डेबिट क्यों करेंगे चैरिटी का? क्योंकि वो भी खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ये भी सेल नहीं हुई तो इसलिए टू परचेसेस, परचेसेस का बैलेंस अपन ने कम कर दिया। उसके बाद आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मतलब मैंने जो वही बताया कि किसी सेलिब्रिटी वगैरह को दे दिया। अगर सेलिब्रिटी वगैरह को दे दिया तो मतलब आप प्रमोशन करवा रहे हो अपना,
इसलिए आप वो चीजें दे रहे हो। तो यहाँ पे भी जो आप करोगे वो डेबिट करोगे एडवर्टीजमेंट, ये खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल्स आपने जब भी किसी को दिए हैं वो आपने एडवर्टीज किया है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। आ रही है बातें समझ में? देखो टू परचेसेस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल नहीं हो रही है, परचेसेस डायरेक्टली कम हो रहे हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस है इसलिए वो डेबिट हो रहे हैं। और क्या होता है, और होता है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग एसेट। हाँ, इस चीज को समझो। देखो समझो, अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है, मतलब मेरा लकड़ी का काम है, मैं लकड़ी की जो प्लाईवुड्स होते हैं ना, वो प्लाईवुड सेल करता हूं। लेकिन क्योंकि मुझे दुकान पे खुद के ही सोफा बनवाना था, मेरे को अपनी खुद की ऑफिस में सोफा बनवाना था, तो मैंने अपने ही शॉप से प्लाईवुड उठा के अपना ही एक फर्नीचर बना दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने उसको बेचा नहीं आगे, मैंने खुद ही यूज कर लिया। अब खुद यूज करके घर पे नहीं लेके गया, नहीं तो वो ड्रॉइंग्स हो जाती। मैंने ऑफिस के लिए यूज किया, ऑफिस में एक फर्नीचर बना दिया, तो मेरा एक एसेट बन गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट बना। एसेट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मेरा एसेट बना। ठीक है, और मेरे यहाँ से गया क्या, मेरे यहाँ से परचेजेस गए, तो फिर से मैंने लिखा टू परचेजेस। आई बात समझ? एसेट बन गया, कोई भी एसेट बनता है तो उसको करते हैं डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आई बात समझ? अब इसके बाद क्या आता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब आग लग गई आपके गोडाउन में और आपके गुड्स जल गए। अगर जल गए या कुछ भी हुआ वो भी एक नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब लॉस बाय फायर को करोगे डेबिट और टू परचेजेस, क्योंकि आपके यहाँ से परचेजेस खत्म हो गए। देखो अब एक चीज मैं इन पांचों केसेस में बताता हूँ, नीचे टू परचेजेस लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से उस चीज को समझना। परचेज कम हो रहा है, आपने अगर 100 मोबाइल खरीदे थे, ठीक है, आपने लिखा था 1 रुपए का एक फोन था, तो आपने जब खरीदा था तब एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 100 रुपए, मतलब 1 रुपए का एक फोन था, तो 100 और 100 ये आपने एंट्री की थी। ये देखो मैं एंट्री यहाँ ला देता हूँ, ये आपकी एंट्री आपने की थी कब, जब आपने खरीदा था। अब उसको आप बेच नहीं रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, या फ्री सैंपल दे रहे हो, या ड्राइंग्स हो रही हैं, या उसी को एसेट बनाने में यूज हो रहे हो, या चीजें जल रही हैं। कहने का मतलब सेल नहीं हुआ 100 का, 100 में से 10 पीस खराब हो गए किसी भी रीजन की, इन पांचों में से किसी रीजन की वजह से, तो आप क्या करोगे, परचेसेस को ही उतना खत्म करोगे। तो आप ये सारी एंट्रीज जब पास करते हो ना, तो वहां पे आप परचेज को ही खत्म कर देते हो। परचेज 100 रुपए का लिखा हुआ है, समझो सब में 10 रुपए ही अगर अमाउंट है, तो अभी परचेज ऊपर 100 दिख रहा है और नीचे आपने परचेज को कर दिया 10, मतलब हर बार परचेज 10 10 10 अगर आपने हर एंट्री में लिख दिया, ठीक है। तो कोई सी भी एंट्री उठा लो, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने परचेसेस यहाँ 10 रुपए लिख दिया, 10 रुपए, तो मतलब चैरिटी में 10 रुपए चले गए। ऊपर दिख रहा है वहां पे एंट्री में परचेसेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और यहाँ पे परचेज दिख रहा है 10 रुपए, तो इसका मतलब टोटल परचेज आपके पास 90 रुपए का बचा हुआ। ये बात समझ में आई? नहीं आई? डाउटफुल है? ये थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से तुम्हें समझ में आएगा। अकाउंट्स में किसी भी डेबिट को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है, तो ये चीज मैंने सोचा समझाना जरूरी था। तो ये आगे था, इसके आगे और एंट्रीज हैं वो भी देखते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देख रहे हैं स्पेशल जर्नल एंट्रीज जो साल के एंड में पास की जाती हैं। अब कुछ एंट्रीज होती हैं जो जिस दिन आप लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हो ना, मतलब साल के आखिरी दिन पे 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च अगर साल है, तो 31 मार्च को कुछ एंट्रीज पास होती हैं। कौन सी एंट्रीज हैं वो अपन देखते हैं। पहले तो 2 चीजें समझ लो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि अगर कोई एसेट बना रहे हो तुम बुक में, तो उस एसेट का जो बैलेंस होगा ना वो होगा डेबिट, और अगर कोई लायबिलिटी बना रहे हो तो उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। ये अपन पिछली वीडियो में हालांकि सीख चुके हैं, पर फिर से उसको ही थोड़ा सा ब्रश अप कर रहा हूं। एसेट बना तो वो डेबिट होता है। लायबिलिटीज सारी की सारी, लायबिलिटीज यानी जिनको देना है, आउटसाइड लायबिलिटीज, इनसाइड लायबिलिटीज। लायबिलिटी यानी देना है, एसेट यानी अपनी चीज जो कमा के देगी, कोई भी फर्नीचर, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, सारे एसेट्स हैं, उनका बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये बात समझ में आ गई? अब अपन इस पे बढ़ते हैं। तो देखो साल के एंड में कुछ एंट्रीज पास करनी पड़ती है। क्या क्या एंट्रीज होती हैं? एंट्रीज होती हैं इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। क्या इनकम और क्या एक्सपेंस? कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस यानी खर्चा 2 तरीके से हो सकता है। या तो आपने कैश में दे दिया, एक्चुअली 3 तरीके से। या तो आपने कैश में कोई खर्चा कर दिया, सैलरी थी आपने दे दी, खत्म, सैलरी बनी मंथ की, आपने एम्प्लॉय को दे दी। प्रॉब्लम कहां आती है? 2 चीजों में। यहाँ आपने उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है कभी, जैसे कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, आपने उसको सैलरी 12 महीने की देनी थी, आपने उसको 15 महीने की सैलरी दे दी है, 3 महीने की एडवांस सैलरी दे दी है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज किया? एडवांस।
लेकिन जब बिजनेस कोई चीज को ज्यादा दे देता है उसको बोलता है बिजनेस प्रीपेड। अपन जैसे फोन यूज करते हैं ना, पहले रिचार्ज कराते हैं फिर सर्विसेज यूज करते हैं, तो वैसे ही बिजनेस ने क्या किया है, सैलरी पहले दे दी है, अब धीरे धीरे सर्विसेज देता रहेगा। तो बिजनेस जब ऐसा कुछ करता है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एम्प्लॉय को पहले ही उसने पैसा दे दिया, वो है प्रीपेड सैलरी। अगर उसने लाइट का बिल 6 महीने का पहले ही भर दिया है, वो है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आया? प्रीपेड पहले से पेड है। दूसरा केस होता है कि पे किया ही नहीं है, मतलब आपने 3 महीने से बिजली का बिल पे नहीं किया, आपको 12 महीने का, साल भर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने का बिल पे करना था, आपने सिर्फ जनवरी तक का, दिसंबर तक का बिल पे किया है, जनवरी से लेकर मार्च तक आपने पे नहीं किया, तो 3 महीने का बिल आपका हो गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी बिजनेस को अभी वो पैसा देना है। बात समझ में आई? देखो ये दोनों पैसे हैं कि मतलब अपने टाइम पे पैसा अगर नहीं दिया तो 2 केसेस हो सकते हैं कि आपने या तो एक्स्ट्रा दे दिया है, उसको बोलते हैं प्रीपेड, अगर आपने नहीं दिया है इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और ये पता चलेगा आपको 31 मार्च को। 31 मार्च को अगर आपने आगे का भी पैसा दे दिया है तो वो प्रीपेड मानोगे आप, अगर आपने 31 मार्च तक ही कुछ महीनों का पैसा नहीं दिया उसको मानोगे आप आउटस्टैंडिंग। अब ये खर्चे में ही हो सकता है। आई बात समझ? इनकी एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज क्या होंगी? अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी देना है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे जब आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट है या लायबिलिटी? आपके लिए, आपके लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पैसा देना है किसी को। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना? ये मैंने इसलिए पहले ही बता दिया। लायबिलिटी बनाना है तो क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस में लिखा, क्रेडिट में लिखा। और खर्चा तो आपका साल का हो चुका है, सैलरी तो बन चुकी ना, तो देना ही है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लाइट का बिल नहीं भरा तो लाइट का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। आपका खर्चा तो हो गया, अब आपको भरना है वो आपकी लायबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, मुझे पता है थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा समझने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है भाई। ठीक है? आउटस्टैंडिंग पैसा देना है तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा हुआ क्रेडिट, और क्योंकि वो एक्सपेंस था इसलिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया मैंने, एक्सपेंस दे दिया। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं प्रीपेड पे। आपने 31 मार्च को आगे का भी कुछ पैसा ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आपके लिए क्या हुआ? ये आपके लिए एसेट हुआ या लायबिलिटी हुई? ये आपके लिए एसेट हुआ। क्यों एसेट हुआ? क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा दे रखा है, अब उसका बेनिफिट अभी लेना बाकी है। तो अगर कोई चीज एसेट है तो उसको डेबिट बोलते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड अगर कोई एक्सपेंस है तो वो आपका डेबिट में जाएगा, क्यों? क्योंकि वो आपका एसेट है। ठीक है? तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि आपने पैसा दे दिया है, तो पैसा दे दिया तो टू कैश है। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखोगे आप, एक्सपेंस आपने इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे एक्सपेंस हुआ था, आपने अभी दिया नहीं है, तो आपका एक्सपेंस वहां लिखना जरूरी था। यहाँ पे आपने कैश दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो टू कैश। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इनकम के लिए भी सेम चीज होती है, जैसे अपन ने यहाँ सीखा इनकम के लिए क्या हो सकती है, बिजनेस की इनकम की बात कर रहा हूं, तो बिजनेस को किसी से पैसा लेना था, तो वहां पे 2 चीजें हो सकती है, सामने वाले ने दिया, हमको ज्यादा दे दिया। अगर देखो नॉर्मल सेल की एंट्री है वो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाता है, नॉर्मल सामने वाले पैसा दिया और गुड ले गया, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है या तो ज्यादा पैसा दे दिया या तो दिया ही नहीं, है ना? उन दोनों केसेस की एंट्री क्या होती है? अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो ये मेरे लिए हो गया एडवांस, है ना? कोई समझो मुझे अभी पढ़ाना है तुमको, तुमने साल के पहले दिन ही फीस पे कर दी, लेकिन मुझे तुम्हें पूरा साल पढ़ाना है। समझो अगर बीच में तुमने छोड़ दिया तो मुझे वापस देना पड़ेगा पैसा। समझ में आ रही है बात? तो पहले दिन पे ही मुझे मिल गया, इसको बोलते हैं एडवांस। और अगर मैंने पूरा साल पढ़ा दिया और उसके बाद मुझे तुमसे लेना बन गया तो उसको बोलेंगे अक्रूड। इसका मतलब कि मैंने सर्विसेज दे दी, अब मुझे पैसा लेना है, सामने वाले ने अभी तक दिया नहीं है। ठीक है? तो बिजनेस को अगर किसी से पैसा लेना है वो इनकम को बोलेंगे अक्रूड इनकम। और अगर मैंने मतलब पैसा पहले ही ले लिया, अभी सर्विसेज देनी है, तो इसको बोलेंगे एडवांस। किसी को भी आप एडवांस पे करते हो, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है ना? एडवांस पे कर दिया मतलब पहले दे दिया है पैसा, सर्विसेज लेना बाकी है। लेकिन मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो एडवांस का मतलब मैंने ले लिया है, सर्विसेज देना बाकी है। अक्रूड मतलब मैंने सर्विसेज दे दी है, पैसा लेना बाकी है। आई बात समझ? एंट्रीज देखते हैं। तो इनकम है, इनकम अगर अक्रूड हुई मतलब मैंने अपनी पूरी सर्विसेज दे दी 31 मार्च तक, अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, अब 31 मार्च के बाद मुझे पैसा दोगे, तो 31 मार्च को ये पैसा मेरा अक्रूड इनकम कहलाएगा। अक्रूड इनकम मेरे लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी? पहली बात तो ध्यान से समझो, इनकम है, मिलना है, तो मिलना है तो मेरा एसेट हुआ या लायबिलिटी हुई?
देना तो है नहीं, तो लायबिलिटी तो हुई नहीं, तो एसेट हुआ, और एसेट होता है डेबिट, इसलिए अक्रूड इनकम हुआ डेबिट। ठीक है, मुझे सामने वाले से पैसा लेना है, तो लेना है इसलिए मैंने डेबिट किया, एसेट बनाया। आई बात समझ? और लेना क्या है? कोई भी इनकम, जैसे सामने वाले से फीस लेना हुआ तो मैं लिखूंगा अक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस, एजुकेशन फीस है कुछ भी, तो यहाँ पे अक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस। समझ में आई बात? यहाँ पे मैंने इनकम का नाम लिखा। दूसरी बात, अगर वहां पे मेरे पास एडवांस इनकम आ गई, आपने साल के पहले ही दिन मुझे पैसा दे दिया, आपने 1 मार्च को ही आगे वाले साल की पूरी फीस दे दी, तो ये मेरे लिए हुआ एडवांस, क्योंकि अगर आप आगे नहीं पढ़े तो मुझे आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। तो ये पैसा जो मेरे पास पड़ा है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है, मुझे पैसा देना पड़ेगा अगर आपने सर्विसेज नहीं ली तो। आई बात समझ? एसेट नहीं है ये मेरा, मैंने कमा नहीं दिया, मेरे लिए लायबिलिटी है, मैंने रखा है सामने वाले का पैसा, अगर वो नहीं पड़ा तो मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है। लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, तो यहाँ पे एडवांस इनकम को किया मैंने क्रेडिट। आई बात समझ में? और पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जैसे भी पैसा आया डेबिट किया। और टू एडवांस इनकम, इन एडवांस इनकम को मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। समझ में आया? यहाँ पे देखो हमने 2 कंसेप्ट और सीखे कि कोई अगर एसेट बन रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, कोई लायबिलिटी बन रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जो जो चीजें एसेट बन रही थी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट बना इसलिए हमने उसको डेबिट किया। यहाँ पे हमारा एडवांस इनकम लायबिलिटी बना इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। आई बात समझ में? तो ये हैं स्पेशल एंट्रीज जो साल के एंड में पास की जाती हैं एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड। आई होप मैंने अच्छी तरह समझाया, तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे कांटेक्ट करके बिल्कुल अच्छी तरह पूछ सकते हो। ऑलराइट, और भी कुछ एंट्रीज हैं वो भी अपन देखते हैं। हाँ तो बढ़ते हैं आगे, और सिर्फ ये बस 4 एंट्रीज बची है, क्लास खत्म होने वाली है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि अभी इस लेक्चर में जितनी एंट्रीज पढ़ी हैं हमने यार, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कतई इंपॉर्टेंट है। वो कतई इंपॉर्टेंट का मतलब कि फर्स्ट टर्म जो तुम्हारा अभी होने वाला है, इस फर्स्ट टर्म में मिनिमम 6 से 8 मार्क का इन्हीं एंट्रीज में से आएगा। तो यार तुम सोचो कि कतई इंपॉर्टेंट मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि बाकी बची हुई क्या एंट्रीज हैं। सबसे पहली एंट्री है यहाँ पे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? जैसे आप कोई एसेट लेते हो, कोई भी मशीन लेते हो, कोई भी आप फर्नीचर लेते हो, सिंपल से टर्म्स में बताता हूँ, है ना? तुमने एक बाइक ली, जब बाइक ली तुमने, समझो 1 लाख रुपए की थी, अच्छी सी बाइक ली तुमने, है ना? जैसे जैसे उसको तुम चलाओगे हर साल थोड़ी थोड़ी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। समझो 1 साल बाद तुम्हें लगा मुझे बेचनी है, तो 1 लाख की तो नहीं बिकेगी, थोड़ी सी कम की बिकेगी। 2 साल बाद बेचोगे थोड़ा और कम, 3 साल बाद बेचोगे थोड़ा और कम। तो ये जो कम होता जा रहा है, ये क्यों कम हो रहा है? इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। आप चीज को यूज कर रहे हो, वियर एंड टियर कर रहे हो, ये सारी चीजों की वजह से उसकी जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन हो रहा है। इस रिडक्शन इन वैल्यू को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। आई बात समझ? अभी डेप्रीसिएशन क्या हुआ, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक्सपेंस हुआ या इनकम हुई? एक्सपेंस हुआ ना, खर्चा हुआ। तो सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करेंगे हम डेप्रीसिएशन को भी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। और लगी किस चीज पे? एसेट पे। तो यहाँ पे टू फिक्स्ड एसेट, यहाँ एसेट कम हुआ इसलिए इसको यहाँ पे लगाते, कोई रूल नहीं है, एसेट कम हो रहा है इसीलिए। यार ये याद रखना कि वो 6 रूल्स तो हैं ही, उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था एसेट है तो डेबिट होगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी। वहीं एसेट अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट होगा, ये भी होता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, एसेट को कम कर रहे हैं अपन, इसलिए फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट पे लिख रहे हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, उस एसेट पे ये लगे। उसके बाद होता है इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स याद रखना, बिजनेस है एक अलग चीज, आप प्रोप्राइटर हो, है ना? तो बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। टैक्स जो बनता है प्रोप्राइटर पे बनता है, उस बंदे पे बनता है जो चला रहा है बिजनेस को, बिजनेस में नहीं बनता, है ना? तो ये बंदा पे करेगा, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है ड्राइंग्स के, भैया बिजनेस से आप पैसा लेके पे कर रहे हो इनकम टैक्स को। टैक्स तो आपका एक्सपेंस हुआ, पर ये आपके लिए ड्राइंग्स हुई। बिजनेस का अगर होता तो मैं टैक्स को एक्सपेंस मानता, यहाँ पे मैं एक्सपेंस नहीं मानूंगा, यहाँ पे मैं ड्राइंग्स मानूंगा, क्योंकि ये खर्चा बंदे का है, प्रोप्राइटर का है, बिजनेस का नहीं है। तो बंदे के लिए जब ये खर्चा हुआ तो उसने लिखा, बिजनेस अपने एंट्री में लिखेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक के। यार सामने वाला मुझसे पैसे लेके चला गया, प्रोप्राइटर जाके टैक्स भर रहा है। याद से अच्छी तरह समझो इस चीज को, है ना? तो इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स बंदे पे लगता है, बिजनेस पे नहीं लगता। आई बात समझ? अगर यहाँ पे जीएसटी वगैरह होता तो बिजनेस पे करता, फिर वहां पे बिजनेस लिखता जीएसटी अकाउंट डेबिट टू
कैश, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है उसको। यहाँ पे जीएसटी नहीं है, आगे पढ़ेंगे जीएसटी, तब देखेंगे उस चीज को। अभी इनकम टैक्स है, बंदे का खुद का खर्चा है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स यानी बंदा ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से, वो ड्रॉइंग्स है। कैपिटल क्या होता है? जो आपने बिजनेस में लगाया है, वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो अब दोनों पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर मिलता है या लगता है, जैसे आपने बिजनेस से विड्रॉ किया ना पैसा, साल के बीच में आपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, तो यहाँ पे बिजनेस आपसे ब्याज लेगा पैसे, क्योंकि आपको कायदे से लास्ट डेट ऑफ बिजनेस को पैसा निकालना था, लेकिन आपने पहले ही निकाल लिया, उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो इस पे बिजनेस आपसे पैसा लेगा, क्योंकि आपको आखिरी दिन तक रखना चाहिए था पैसा, आखिरी दिन पे लेना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही ले लिया, तो आपने बिजनेस से एक तरीके का लोन ले लिया। तो आपने बिजनेस से लोन लिया है अगर, तो बिजनेस के लिए वो चीज क्या हुई? बिजनेस को अगर आप उस पर ब्याज दे रहे हो, तो बिजनेस के लिए ये चीज इनकम हुई। बिजनेस ने आपको पैसा दिया, आपको एडवांस पैसा दे दिया, तो आपसे वो पैसा इंटरेस्ट ले रहा है ना? ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हुआ? इनकम हुई, और इनकम्स को करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को करेंगे क्रेडिट, और बिजनेस के पास ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने विड्रॉ किया है, तो ड्रॉइंग्स में ये पैसा और ऐड हो गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो इनकम है, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आई समझ में? एंट्री समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या है? बिजनेस को आपने दिया है पैसा, कैपिटल प्रोप्राइटर लगाता है बिजनेस में, तो मतलब बिजनेस से ये उधार लिया है एक प्रोप्राइटर से, और उस पर अगर ब्याज बना तो बिजनेस का ये खर्चा बना, है ना? बिजनेस से पैसा लिया किसी से, और अब वो उस पे ब्याज भर रहा है, तो ये उसके लिए हुआ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे डेबिट। मतलब इतना पैसा आपको लेना है, और आपको लेना है तो वैसे ही कैपिटल नाम से तो दिखा ही रहा है, तो आपके कैपिटल में और वो ऐड कर देगा कि आपने 1 लाख लगाया था और 10,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया, तो आपका कैपिटल आज हो गया 1,10,000। ऐसे नहीं देगा, कैपिटल में ही ऐड कर देगा, तो टू कैपिटल और बढ़ गया मेरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये सारी थी स्पेशल जर्नल एंट्रीज, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और आगे किसी और टॉपिक के साथ किसी और क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।